बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन बिजनेस लॉ के लेक्चर के साथ हाजिर है। ये लेक्चर बेसिकली डिज़ाइन किया गया है BBA 6 सेक्शन ए और बी के स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली लेक्चर नंबर 15 ही है जो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 इस लेक्चर का डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। इसका जो चैप्टर नंबर 1 था फैक्टर्स एक्ट 1934 का, उसमें हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशंस डिस्कस की थी, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्पेक्टिंग स्टाफ। उसी तरह स्टूडेंट्स सेक्शंस आपको प्रिपेयर करना है सेक्शन 1, 2, 4, 10, 11 एंड 12 इस मुकम्मल लेक्चर के लिए। और वही वेबसाइट है जो जिसके रेफरेंसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं। इन वेबसाइट से आप इस स्टेच्यूट को यानी फैक्टर्स एक्ट 1934 को डाउनलोड कर सकते हैं और इन सेक्शंस को आप पढ़ सकते हैं वहां जाके भी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटा सा ओवरव्यू आप देख लें कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 उसके प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस, और ये डेफिनेशंस मैन्युफैक्चरिंग की और ये तमाम डेफिनेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीजन फैक्ट्री के बाद जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द इंस्पेक्टिंग स्टाफ, चैप्टर नंबर 2 है। और इसके लिए सेक्शन आपको स्टडी करना पड़ेगी, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 में ये बताया गया है कि इंस्पेक्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, इंस्पेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा और इंस्पेक्टर्स की क्या पावर्स होंगे। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ये इंस्पेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर्स डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। बेसिकली इंस्पेक्टर्स वो हैं जो फैक्टर्स एक्ट 1934 के तहत अपॉइंट किए जाएंगे, और इनकी जो डोमेन है, इनका जो बेसिक पर्पस है वो फैक्ट्री से ही रेलेवेंट है, फैक्ट्री की इंस्पेक्शन से रेलेवेंट है। तो इनकी डोमेन डिफरेंट है, आम इंस्पेक्टर की तरह की इनकी डोमेन नहीं है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। सेक्शन 10 इंस्पेक्टर, क्लॉज A1 है सेक्शन 10 की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट appoint such persons as it thinks fit to be inspectors for the purpose of this act within such local limits as it may assign to them respectively। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर ये है कि एक नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा, और वो नोटिफिकेशन पब्लिश होगा ऑफिशियल गैजेट में। और इस ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन की पब्लिशिंग के बाद किसी शख्स को इंस्पेक्टर जो है गवर्नमेंट वो अपॉइंट कर सकती है। अब वो किस एरिया में अपॉइंट होगा, ऐसी लोकल लिमिट्स के लिए अपॉइंट होगा जो कि उसको असाइन करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी किसी खास एरिया के लिए, किसी खास लोकल लिमिट के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है फैक्टर्स एक्ट 1934 को रेगुलेट करने के लिए। ये मैंडेट है, ये इख्तियार है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। ये हमने पढ़ा है क्लॉज 1 में। अब क्लॉज नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एज अफोरसेड अपॉइंट एनी पर्सन टू बी अ चीफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो अपॉइंट कर सकती है। बिल्कुल सेम मैनर में चीफ इंस्पेक्टर को भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। चीफ इंस्पेक्टर अपने पावर्स को कैसे एक्सरसाइज करेगा? Who shall exercise the powers of an inspector throughout the province? इंस्पेक्टर जो अपॉइंट किया जाएगा फैक्टर्स एक्ट 1934 के तहत, उसके लिमिट्स तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो लोकल लिमिट्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन जो चीफ इंस्पेक्टर होगा वो थ्रू आउट द प्रोविंस जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। यानी पूरे प्रोविंस के लिए जो है वो चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, और प्रोविंस में आमतौर पे एक ही चीफ इंस्पेक्टर होगा। In addition to the powers conferred on a chief inspector under this act, उसके पास
इंस्पेक्टर की पावर्स तो होंगी ही चीफ इंस्पेक्टर के पास, उसके साथ साथ वो अपनी पावर्स को सुपरविजन के हवाले से भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये हमने दो क्लॉजेस डिस्कस की इंस्पेक्टर से रेलेवेंट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्लॉज 3 है, और क्लॉज 3 में देखें, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू बी एन इंस्पेक्टर अंडर सबसेक्शन 1 or a chief inspector under subsection 2 or having been so appointed shall continue to hold office। यहाँ पे उसकी एक क्राइटेरिया, एक रिक्वायरमेंट बताई गई है कि कौन सा शख्स इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उसको मैंने बुलेट्स में कन्वर्ट किया। हु इज और बिकम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन अ फैक्ट्री, यानी जो शख्स डायरेक्टली या चाहे इनडायरेक्टली किसी फैक्ट्री में इंटरेस्टेड होगा, उसके कुछ इंटरेस्ट होंगे किसी फैक्ट्री में, चाहे वो इंटरेस्ट डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, और इन एनी प्रोसेस, या उस फैक्ट्री के किसी प्रोसेस में उसके इंटरेस्ट डेवलप हुए हों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और बिजनेस, या उस फैक्ट्री से रेलेवेंट कोई बिजनेस है जिसमें उसके इंटरेस्ट हो, कैरिड ऑन देयर इन, और इन एनी पेटेंट और मशीनरी कनेक्टेड देयरविद, या चाहे उसका ताल्लुक ऐसी मशीनरी के साथ हो, उसकी मलकियत हो, उसको लीज पे दिया गया हो किसी फैक्ट्री को, तो ऐसा शख्स जो है जिसने ये काम किए होंगे वो इंस्पेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि किसी इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर के लिए ये डिसक्वालिफिकेशन है। जिस शख्स का फैक्ट्री के साथ कोई इंटरेस्ट है, या फैक्ट्री के प्रोसेस के साथ इंटरेस्ट है, या फैक्ट्री के बिजनेस के साथ इंटरेस्ट है, उसके पेटेंट के साथ इंटरेस्ट है, या उसकी मशीनरी के साथ कोई इंटरेस्ट है, तो वो शख्स जो है इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्पेक्टर बेसिकली कौन अपॉइंट किया जा सकता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। क्वालिफिकेशन के एतबार से अगर देखा जाए तो जनरली ये क्लास 4 हमें बताती है, गाइड करती है। एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल बी एन इंस्पेक्टर फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा वो अपॉइंट किया जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एज एन इंस्पेक्टर। अगर हम सपोज करते हैं प्रोविंस की बात करते हैं, प्रोविंस के पास ये पावर्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास के वो अपॉइंट करें। हम सपोज करते हैं पंजाब प्रोविंस है, पंजाब प्रोविंस में 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 36 डिस्ट्रिक्ट्स में आप कह सकते हैं कि जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर्स दे सकती है कि वो एज एन इंस्पेक्टर इन पावर्स को एक्सरसाइज करें। जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं लोकल लिमिट्स का, कि लोकल लिमिट्स में वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो मजिस्ट्रेट जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता होगा, वो उस डिस्ट्रिक्ट के डोमेन में रहते हुए अपनी पावर्स को एज एन इंस्पेक्टर भी एक्सरसाइज कर सकता है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1934 और अंडर द नोटिफिकेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब हमने ये डिस्कस कर लिया कि वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए, तो हमें मजीद ये नहीं बताना पड़ेगा कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, उसकी नेचर ऑफ जॉब क्या होगी। यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का। क्लॉज 5 में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मजीद इख्तियार बताए गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट के हवाले से। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑल्सो बाय नोटिफिकेशन एज अफोरसेड appoint such public officers as it thinks fit to be additional inspectors। हमने अभी तक दो designations डिस्कस किए हैं, दैट इज इंस्पेक्टर्स एंड चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर प्रोविंस में एक ही होगा, जबकि जो इंस्पेक्टर्स होंगे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होंगे। जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में होंगे, उतने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को एज इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आई है, वो ये कि एडिशनल इंस्पेक्टर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानब से, लेकिन उसका क्राइटेरिया भी सेम है कि ऑफिशियल गजट में होंगे, और ऑफिशियल गजट में थ्रू नोटिफिकेशन होगा, और नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाएगा कि ये फ्लॉ अथॉरिटी जो है
इनको एज एन इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है। फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, इनका जो बेसिक पर्पस होगा वो होगा रेगुलेट करना। एक्ट मींस फैक्टर्स एक्ट 1934। विद इन सच लोकल लिमिट्स, वो ऐसे लोकल लिमिट्स के लिए अपॉइंट होंगे एडिशनल इंस्पेक्टर्स एज इट में असाइन टू देम रिस्पेक्टिवली, कि जिनको गवर्नमेंट जो है असाइन करती है ड्यूटी किसी खास डिस्ट्रिक्ट, किसी खास लिमिट, किसी खास एरिया के लिए, तो वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं उस हद तक एडिशनल इंस्पेक्टर्स। तो एडिशनल इंस्पेक्टर्स की पावर्स हम क्लॉज 5 में डिस्कस कर गए हैं। अब हम करेंगे क्लॉज 6 को डिस्कस। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कि टू एनी एरिया वेयर देयर आर मोर इंस्पेक्टर्स देन वन, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हमने एडिशनल इंस्पेक्टर की बात की है। अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में एक से ज्यादा इंस्पेक्टर्स हैं, हम सपोज करते हैं कि एक इंस्पेक्टर है और दूसरे एडिशनल इंस्पेक्टर्स हैं, यहाँ पे एक मामला आ सकता है, एक इशू रेस हो सकता है कि किस इंस्पेक्टर के पास किस एरिया के हवाले से क्या पावर्स हैं जिनको उसने एक्सरसाइज करना है विद इन सच स्पेसिफिक डोमेन। ठीक है। अब उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर द पावर्स which such inspectors shall respectively exercise। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनके पावर्स को बताएगी कि किसी स्पेसिफिक डोमेन में वो अपनी कौन सी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे, किस लिमिट तक करेंगे, किस एरिया की हद तक करेंगे, ये तय करना भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। नेक्स्ट देखें, द इंस्पेक्टर्स टू होम द प्रिस्क्राइब्ड नोटिसेस आर टू बी सेंट, और उनको जो है प्रिस्क्राइब्ड नोटिसेस जो है वो भेजे जाएंगे, ये कि उनके पास ये पावर्स हैं, वो अपनी इन स्पेसिफिक एरिया में अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं और किसी खास तबके या किसी खास फैक्ट्री या किसी खास मिल में वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये तय करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये क्लॉज 6 में हमने डिस्कस किया। इंस्पेक्टर्स अगर ज़्यादा पॉइंट होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, तो उनके अगर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या अगर प्रॉब्लम्स नहीं भी आते, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किस इंस्पेक्टर के पास क्या पावर्स हैं। नेक्स्ट क्लॉज 7 है, एवरी चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। हर चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, इवन अगर हम सपोज कर लें तो एक एडिशनल इंस्पेक्टर भी समझा जाएगा एक पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट जो है हम इसको एक जनरल टर्म में नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि ये जनरल टर्म नहीं है जो यहाँ पे यूज की गई है। अगर ये जनरल टर्म नहीं है तो फिर हम पब्लिक सर्वेंट को क्या समझेंगे? अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड अंडर सेक्शन 21। सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है और इंतहाई तफसील के साथ डिटेल में डिफाइन किया गया है सेक्शन 21 पाकिस्तान पिनल कोड में कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, उसके पावर्स क्या होती हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर और इवन एडिशनल इंस्पेक्टर भी पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे सेक्शन 21 पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक। नेक्स्ट इसमें बताया गया है, एंड शैल बी ऑफिशियली सबऑर्डिनेट टू सच अथॉरिटी। ये तमाम जो इंस्पेक्टर होंगे ये सबऑर्डिनेट होंगे ऐसी अथॉरिटी के एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, कि अगर कोई अथॉरिटी डिक्लेयर कर देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो ये तमाम उस अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट कंसिडर किए जाएंगे। अगर ये नहीं डिक्लेयर करती कोई ऐसी अथॉरिटी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इनकी सुपरवाइज करेगी, इनके मामला को रेगुलेट करेगी, क्योंकि वो फिर सबऑर्डिनेट होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। यानी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी को डिक्लेयर कर देती है तो उस अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट होंगे। अदरवाइज जनरली
इंस्पेक्टर्स, चीफ इंस्पेक्टर्स और एडिशनल इंस्पेक्टर्स जनरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट होंगे और वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे सेक्शन 21 पीपीसी के तहत। तो यहाँ पे हमने क्लॉज 7 को डिस्कस किया और इसमें हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मजीद पावर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इंस्पेक्टर की पावर्स को। सेक्शन 11 है चैप्टर नंबर 2 का ही, उसमें इंस्पेक्टर के पावर्स को डिस्कस किया गया है। सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मैंडेट में है, उनके पास ये पावर है कि वो रूल्स को फ्रेम कर सकते हैं। एक्ट पार्लियामेंट ने बना दिया, लॉ 1 जनवरी 1935 से एप्लीकेबल है, फैक्ट्रीज एक्ट 1934। इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है और उन रूल्स के ताबे विद इन द लोकल लिमिट्स फॉर विच ही इज अपॉइंटेड, एक जो इंस्पेक्टर है जो रूल्स बनाए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, उस रूल के ताबे अपनी लोकल लिमिट्स में, जो लोकल लिमिट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिफाइन की हैं इंस्पेक्टर के लिए कि आपने इन लिमिट्स में अपने पावर्स को एक्सरसाइज करना है, एक इंस्पेक्टर अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। वो कौन से पावर्स हैं जिनको इंस्पेक्टर एक्सरसाइज कर सकता है? सेक्शन 11 की क्लॉज ए ये हमें बताती है, एंटर विद सच असिस्टेंट, के जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो एंटर हो सकते हैं अपने असिस्टेंट के साथ, अगर कोई है, इफ एनी। अगर नहीं है तो वो खुद ही एंटर होंगे। बीइंग पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ द स्टेट, क्योंकि ऐसे इंस्पेक्टर साहब सर्विस ऑफ स्टेट इन है, ऑफ एनी म्यूनिसिपल or other public authority as he thinks fit. Any place which is or which he has reason to believe to be used as a factory. यहाँ पे ये important एक टर्म है, reason to believe to be। reason to believe to be से मुराद ये है कि इंस्पेक्टर के पास ऐसी रीजंस होनी चाहिए जिससे उनको यकीन हो कि वो हक बजानिब हैं। इस हवाले से रीजन टू बिलीव से मुराद ये होगा कि एक इंस्पेक्टर के पास ऐसे सफिशिएंट कॉज हो जिसके तहत वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए किसी ऐसे एरिया को जिसको फैक्ट्री डिक्लेयर किया गया है या जो फैक्ट्री की तरह हो या फैक्ट्री के तौर पे यूज हो रहा हो, वहां पे वो एंटर हो सके। कैपेबल ऑफ बीइंग डिक्लेयर टू बी अ फैक्ट्री, या जिसको फैक्ट्री के तौर पे डिक्लेयर किया जा सकता हो। एरिया फैक्ट्री के तौर पे इस्तेमाल होता हो, उसको फैक्ट्री के तौर पे डिक्लेयर किया गया हो। इस हवाले से सफिशिएंट कॉज यानी रीजन टू बिलीव होनी चाहिए इंस्पेक्टर के पास, तो वो वहां पे एंटर हो सकता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 के तहत। अगर डिक्लेयर किया गया किसी फैक्ट्री को तो वो वहां पे एंटर हो सकते हैं। ये पावर्स हैं इंस्पेक्टर की, और याद रखें स्टूडेंट्स कि ये पावर्स इंस्पेक्टर की भी हो सकती हैं, चीफ इंस्पेक्टर की भी और एडिशनल इंस्पेक्टर्स की भी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीसीडिंग सेक्शंस में। अब हम नेक्स्ट क्लॉज डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लॉज बी, मेक सच एग्जामिनेशन। अब इंस्पेक्टर साहब एंटर हो गए हैं एक फैक्ट्री प्रेमिसेस में, एंटर होने के बाद वो क्या करेंगे, उनका पर्पस क्या था एंटर होने का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लॉज बी में। वो एग्जामिन करेंगे, बेसिकली एग्जामिन क्या करेंगे, ऑफ द प्रेमिसेस, जो फैक्ट्री का प्रेमिसेस है, फैक्ट्री का एरिया है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, उसको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन कर सकते हैं, प्लान को एग्जामिन कर सकते हैं, और जो रजिस्टर्स बताए गए हैं फैक्ट्री में कि ये रजिस्टर्स आपने मेंटेन करने हैं, वो उन रजिस्टर्स को एग्जामिन कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। टेक ऑन द स्पॉट, और वो ऑन द स्पॉट कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ऑन द स्पॉट? अदरवाइज सच एविडेंस ऑफ पर्संस, ऑन स्पॉट वो कोई भी एविडेंस जो है वो लोगों की ले सकते हैं, लोगों से पूछगछ कर सकते हैं, उनसे एविडेंस अगर कोई रिक्वायर है ले सकते हैं। यहाँ पे एविडेंस से मुराद ये है कि अगर कोई वर्कर वहाँ पे मौजूद है, हम सपोज करते हैं
कि अगर वहाँ पे किसी फैक्ट्री में कोई वर्कर मौजूद है, वो उससे कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वो यहीं पे काम करता है, उसके वर्किंग आवर्स क्या हैं, उसकी ड्यूटी क्या है। इससे मुतल्लिक वो ये पूछ सकते हैं, उनके पास ये इख्तियार है इंस्पेक्टर साहब के पास कि वो ऐसा पूछ सकें। तो ये कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। नेक्स्ट है as may be deemed necessary for carrying out the purposes of this act। यानी ये जो सारे मामला हमने डिस्कस किए हैं कि प्रेमिसेस में एंटर होना या किसी प्लांट में एंटर होना, देखना, या रजिस्टर्स जो प्रेस्क्राइब्ड हैं उनको देखना, ऑन स्पॉट वहाँ पे जाना और एविडेंस वगैरह चेक करना, जो कि ज़रूरी समझते हैं कि ये इंस्पेक्शन के दौरान वो तमाम अख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी प्रेमिसेस में एंटर होने के बाद इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर या एडिशनल इंस्पेक्टर ये अपने पावर्स को इस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लॉज सी ये बताती है कि जो पावर्स हमने डिस्कस किए हैं ऊपर, इन पावर्स को एक्सरसाइज करने के अलावा इंस्पेक्टर साहब या चीफ इंस्पेक्टर साहब या एडिशनल इंस्पेक्टर साहब ऐसे पावर्स को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि नेसेसरी हों इस एक्ट के हवाले से। तो वो ये पावर सारी इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के तहत, जिसको वो ज़रूरी ख्याल करते हैं, जिसको वो नेसेसरी समझते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि आपको माइंड में रखना चाहिए, वो ये है, प्रोवाइडेड दैट नो वन शैल बी रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन टू आंसर एनी क्वेश्चन टू गिव एनी एविडेंस टेंडिंग टू क्रिमिनेट हिमसेल्फ। लेकिन वो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते जिसका आंसर देना किसी शख्स के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे शख्स को जो है वो क्रिमिनेट किया जा सकता हो, उस शख्स को मुजरिम करार दिया जा सकता हो। क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के तहत अगर कोई भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करता है तो उसका मैंडेट, उसका डोमेन सिर्फ फैक्ट्री की हद तक है, और वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी जो किसी वर्कर की हो या किसी और शख्स की हो, वो उस हद तक नहीं डिस्कस कर सकते, उस हद तक नहीं जा सकते। वो सिर्फ फैक्ट्रीज के मामला की हद तक अपने आप को रखेंगे और फैक्ट्री के मामला की हद तक अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे एज मजिस्ट्रेट नहीं गए बल्कि एज इंस्पेक्टर गए हैं। ये बात यहाँ पे माइंड में रखना होगा। और ना ही ये इंस्पेक्टर पुलिस इंस्पेक्टर हैं कि जिससे मर्जी इन्वेस्टिगेट करें और इसको जो है किसी एक्यूज को गिरफ्तार करें। तो ये पावर्स डिफरेंट है पुलिस इंस्पेक्टर से, इसलिए ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं सेक्शन 12, और सेक्शन 12 में डिस्कस किया गया है सर्टिफाइंग सर्जन्स को। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपॉइंट सच रजिस्टर्ड मेडिकल practitioners as it thinks to be certifying surgeons for the purposes of this act within such local limits as it may assign to them respectively। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ये सर्टिफाइंग सर्जन्स को अपॉइंट कर सकती है, और इसके लिए वो लिमिट्स बता सकती है कि सर्टिफाइंग सर्जन्स किन एरियाज में अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं और क्या पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये डिस्कस कर सकती है, बता सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। A certifying surgeon may authorize any registered medical practitioner to exercise any of his powers under this act। वो ये बता सकती है कि जो, यानी इसका मतलब ये है कि सर्टिफाइंग सर्जन अथोराइज कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कि वो एक्सरसाइज करें उसके पावर्स को इस एक्ट के तहत। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना होगी कि हिज पावर्स, अख्तियारात बेसिकली दिए गए हैं सर्टिफाइंग सर्जन को, और सर्टिफाइंग सर्जन उन अख्तियारात को, उन पावर्स को फर्दर डेलीगेट कर सकते हैं
किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कि वो उन पावर्स को एक्सरसाइज करें जिन पावर्स को सर्टिफाइंग सर्जन एक्सरसाइज कर सकता है अंडर द रूल्स ऑफ द प्रोविंशियल कॉमन। यानी सर्टिफाइंग सर्जन इन पावर्स को जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको दी हैं खुद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसके लिए वो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को डिप्यूट कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं कि वो भी इसी पावर्स को एक्सरसाइज करें इस एक्ट के तहत, यानी फैक्टर्स एक्ट 1934 के तहत एक्सरसाइज करें। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, वो ये है, प्रोवाइडेड दैट अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड बाय सच ऑथोराइज्ड प्रैक्टिशनर shall be valid for a period of 3 months only। ये बात यहाँ पे याद रखना होगी कि अगर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू करता है किसी वर्कर को, उसकी जो मियाद है, लिमिट है, लिमिटेशन है, दैट इज 3 मंथ्स ओनली। वो सिर्फ 3 मंथ्स तक वैलिड होगा फिटनेस सर्टिफिकेट, अनलेस इट इज कंफर्म बाय द सर्टिफाइंग सर्जन हिमसेल्फ। जब तक कि उस फिटनेस सर्टिफिकेट को सर्टिफाइंग सर्जन खुद सर्टिफाई नहीं करते, खुद कंफर्म नहीं करते, तब तक उसकी मियाद सिर्फ 3 मंथ्स तक रहेगी। अगर तो सर्टिफाइंग सर्जन किसी वर्कर के फिटनेस सर्टिफिकेट को इशू करते हैं, वो तो वैलिड रहेगा जब तक कि उसको कैंसिल ना कर दिया जाए। लेकिन अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सर्टिफाइंग सर्जन के पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो उसकी जो लिमिट है दैट इज 3 मंथ्स ओनली, जब तक के सर्टिफाइड सर्जन खुद उसको जो है कंफर्म नहीं करते। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन कंसर्न, जो रेलेवेंट पर्सन है उसको एग्जामिन करने के बाद। तो इसमें सेक्शन 12 में हमने, जैसा कि आपने देखा, हमने डिस्कस किया सर्टिफाइंग सर्जन की पावर्स को, और हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर सर्टिफाइंग सर्जन पावर्स को खुद एक्सरसाइज करने के बजाय किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को डिप्यूट कर देते हैं, तो उस सूरत में जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसकी जो लिमिट है वो कितने मंथ्स बनती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एंड पे देखते हैं कि जो रेलेवेंट जजमेंट्स हैं ऑनरेबल कोर्ट्स के पाकिस्तान में, उनकी रोशनी में जो डिस्कस किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है इसी लॉ को, इस लॉ के चंद सेक्शंस को, वो इंटरप्रिटेशन क्या है। लॉ का एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने डिस्कस किया, आपने एक पॉइंट को समझा, वो आपका पॉइंट है, मैंने समझा वो मेरा पॉइंट है। मेरा पॉइंट है वो ठीक भी हो सकता है, उसमें कोई कमी पेशी भी हो सकती है, आपका पॉइंट भी ठीक हो सकता है, उसमें भी कोई कमी पेशी हो सकती है। लेकिन जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू का कंपैरिजन करते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन का कंपैरिजन करते हैं कोर्ट्स की, ऑनरेबल कोर्ट्स की जजमेंट्स के साथ, तो फिर हमें अंदाजा होगा कि हमारी इंटरप्रिटेशन किस हद तक दुरुस्त हो सकती है, या हमारी जो प्रिजम्पशन है किस हद तक वो ठीक हो सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जजमेंट्स को थोड़ा सा देखें, जजमेंट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। क्योंकि हम ये पाकिस्तानी लॉ पढ़ रहे हैं, जो जजमेंट से अगर पाकिस्तान की हम स्टडी करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट जो है अकॉर्डिंग टू ओवर रीजन ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्लियर हो सकते हैं। ये देखें, जजमेंट है 2016 SCMR 808 सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, और ये जजमेंट है एक केस में, और वो जो फैक्टर्स एक्ट 1934 से रेलिवेंट है। यहाँ पे आप देखें कि इस जजमेंट में डिस्कस किया गया है फैक्टर्स एक्ट के सेक्शंस को, और ये जिन पार्टीज के ना से रेलेवेंट है केस, उसको हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन वर्सेस द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, EOBI। EOBI स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जैसा कि मैंने इसको बोल्ड किया टेक्स्ट को इसलिए
कि इस जजमेंट में के जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे डिराइव किए हैं उनमें किस चीज़ को डिस्कस किया गया है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस किया है और इसमें डिस्कस किया है फैक्ट्री को। और फैक्ट्री का जो इंग्रेडिएंट है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 की जो पहली वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्ट्री के इंग्रेडिएंट पॉइंट्स क्या हैं। इसमें ये कहा गया है कि किचन डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल एयरलाइंस, सेट डिपार्टमेंट वाज मोर akin टू अ फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी किचन डिपार्टमेंट जो पीआईए का है उसको फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहा जा सकता है। वेयर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज carried in terms of section 2G of Factories Act 1934। तो किचन डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल एयरलाइंस वाज अ फैक्ट्री। चूंकि किचन डिपार्टमेंट में फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इस किचन में जो कि पीआईए का है, तो लिहाजा इसमें जो अमल हो रहा है वो अमल क्या हो रहा है, वो अमल हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी फैक्ट्री का। तो अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक फैक्ट्री हो सकती है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही करार दिया है कि ऐसी जो एस्टेब्लिशमेंट है दैट इज अ फैक्ट्री। किचन डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल एयरलाइंस वाज अ फैक्ट्री in terms of the Factories Act 1934. Thus, it would necessarily constitute an establishment. तो लिहाजा वो भी फैक्ट्री हो सकता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है जजमेंट इसको समझना कि हमारे माइंड में ये हो सकता है कि कोई भी मिल या फैक्ट्री की बिल्डिंग जो बाजार मिल या फैक्ट्री नज़र आती है सिर्फ वही फैक्ट्री होगी। कोई ऐसे प्रेमिसेस, ऐसी जगह, ऐसा इदारा भी फैक्ट्री की डेफिनेशन में फॉल कर सकता है जो बाजार तो फैक्ट्री ना लगे लेकिन उसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों जो कि किसी फैक्ट्री में मौजूद होते हैं, उसको भी फैक्ट्री कहा जाएगा। ये बात माइंड में रहे। दूसरे जो स्टूडेंट्स आप देखें 1986 की PLC 589, ऑनरेबल कमिश्नर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एंड अथॉरिटी, और ये केस का टाइटल था सिद पोवा मियां वर्सेस मैसर्स दादा सन्स लिमिटेड। और इस बेसिकली डिस्कस किया गया है वर्कर की डेफिनेशन को। वर्कर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हुए कहा गया है एम्प्लॉइज नॉट इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फैक्ट्री हेल्ड वुड नॉट फॉल विद इन डेफिनेशन ऑफ वर्कर। नेगेटिव फॉर्म में बताया गया है कि वो एम्प्लॉयज जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंगेज्ड नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करते, वो वर्कर के डेफिनेशन में भी फॉल नहीं करते। ज़रूरी है किसी वर्कर के लिए कि वो एम्प्लॉय हो लेकिन वो इंगेज हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अगर वो एम्प्लॉय तो हो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंगेज नहीं है किसी फैक्ट्री की, तो ऐसा शख्स एम्प्लॉय तो हो सकता है लेकिन वो वर्कर की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर सकता अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1930। तो ये दो जजमेंट्स हैं। इसके बाद लास्ट जो जजमेंट है आपके लेक्चर के, उसके बाद लेक्चर आपका ऑफ होगा, वो है 2001 PLC CS पेज नंबर 111 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की ये जजमेंट है। इस जजमेंट में जो इम्पोर्टेंट बात डिस्कस की गई है वो वर्कर, वर्कमैन और सिविल सर्वेंट की। केस का टाइटल है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इरिगेशन साहिबा वर्सेस मोहम्मद आमिर। इसमें भी फैक्टर्स एक्ट 1934 को डिस्कस किया गया है। इसमें इसके अलावा वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 को भी डिस्कस किया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि ये बोल्ड कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, सिविल सर्वेंट, वर्कर और वर्कमैन, इनको डिस्कस किए गए हैं। वर्कर और वर्कमैन तो एक हो सकते हैं क्योंकि लॉ में लेबर लॉज जो डिफरेंट हैं उनमें कहीं पे वर्कर कहा गया है ऐसे शख्स को, कहीं पे वर्कमैन कहा गया है।
ठीक है, ये वर्कर और वर्कमैन एक जैसे हो सकते हैं। यानी फैक्टरीज एक्ट में जिसको वर्कर कहा गया है, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट में इसी शख्स को वर्कमैन कहा गया है। ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। बाकी इनका जो है इंग्रेडिएंट्स वो तकरीबन सेम है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं टोटली सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट, वर्कर या वर्कमैन, ये डिफरेंट हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के एम्प्लॉयज हैं। सिविल सर्वेंट भी एक एम्प्लॉय होता है, वर्कर या वर्कमैन भी एक एम्प्लॉय ही होता है। इसमें तो किसी शक व शुबे की बात नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि सिविल सर्वेंट मैनुअली काम करता हो, वर्कर भी मैनुअली काम करता हो, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिविल सर्वेंट ऐसे शख्स को कहा जाए जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करता हो। दोनों का मैंडेट, दोनों का वर्क, नेचर ऑफ वर्क, ड्यूटीज, पावर्स डिफरेंट है। इसलिए ये कहा गया है, persons doing manual work under the provisions of Civil Servants Act 1973 is not a workman। जो सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के तहत काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स हैं, वो वर्कमैन नहीं कहलाएंगे, ना ही वो वर्कर कहलाएंगे, बल्कि वो सिविल सर्वेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि उनके लिए अलग से एक स्पेसिफिक लॉ मौजूद है। आपने अभी तक की जो डेफिनेशंस देखी हैं फैक्टर्स एक्ट 1934 की, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, यानी लेक्चर 15 के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी, उसमें आपने कहीं पे भी नहीं देखा कि सिविल सर्वेंट जो है वो फैक्ट्री में काम करते हैं, या ऐसे शख्स को सिविल सर्वेंट भी कहा जा सकता है जो कि फैक्ट्री में काम करता है। दोनों का मैंडेट डिफरेंट है, डोमेन डिफरेंट है, इनकी पावर्स डिफरेंट है, इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। तो लिहाजा सिविल सर्वेंट कभी भी वर्कर या वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर सकता। तो ये इम्पोर्टेंट जजमेंट्स थी। जजमेंट्स इसलिए ज़रूरी थी ताकि जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको देखें, और जो ऑनरेबल कोर्ट्स की जो इंटरप्रिटेशन है, हम उसको समझने की कोशिश करें और अपनी इंटरप्रिटेशन को उसके मुताबिक लेके आए। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 15 इसके साथ ही कंप्लीट हो जाता है। ये आपकी सेकंड वीडियो थी लेक्चर नंबर 15 की। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 16 उसके साथ और नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।